हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको क्लास 12th बायोलॉजी का ये टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, मानव स्वास्थ्य और रोग। मानव स्वास्थ्य और रोग, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है मानव में सामान्य रोग, प्रतिरक्षा, एड्स, कैंसर, ड्रग और अल्कोहल का कुप्रयोग। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्वास्थ्य क्या होता है। जब हम स्वास्थ्य जान पाएंगे तभी हम जान पाएंगे कि रोग की स्थिति क्या होती है। तो सबसे पहले जो पुराना टाइम था, एंशियंट टाइम था, उसमें माना गया कि स्वास्थ्य जो है शरीर और मन की ऐसी स्थिति है जिसमें जो हमारी बॉडी है, उसके जो ह्यूमर्स हैं, तरल पदार्थ हैं, उनका अगर संतुलन बना रहता है तो हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा। ये पहले माना गया, ऐसा आयुर्वेद में माना जाता है। और जो भी पुरानी चिकित्सा की पद्धति है उसमें ये माना गया था कि अगर हमारा जो देह है उसमें कुछ तरल पदार्थ हैं, अगर वो संतुलित रहते हैं तो हमारे शरीर में जो स्वस्थ हमारे जो शरीर है उसमें स्वास्थ्य की जो है स्थिति बनी रहेगी। लेकिन फिर उसके बाद और इसमें ये माना गया, इसमें ये 4 तरीके के तरल पदार्थ माने गए, जिसमें एक जो ये ब्लैक बाइल होता है, काला पित्त, उसमें माना गया कि ये व्यक्ति तो गर्म, आयुर्वेद ने कहा कि ये जो व्यक्तित्व होते हैं वो गर्म होते हैं, गर्म व्यक्तित्व वाले होते हैं ऐसे व्यक्ति। लेकिन फिर बाद में विलियम हार्वे ने परिसंचरण तंत्र की खोज की और थर्मामीटर का उपयोग करके दिखाया कि ये जो ब्लैक बाइल जिसको कहा जा रहा है वो भी सामान्य उनका टेम्परेचर आ रहा है। जब उनका टेम्परेचर, शरीर का तापमान सामान्य है तो वो गर्म व्यक्तित्व वाले कैसे हुए। तो ये थ्योरी जो यहाँ पे थी वो गलत साबित हो गई। विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी? परिसंचरण तंत्र की। फिर उसके बाद ये माना गया, बायोलॉजी ने ये बताया कि जो तंत्रिका तंत्र होता है यानी न्यूरल सिस्टम जो होता है और जो हमारा इंडोक्राइन सिस्टम होता है, उससे हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र होती है, हमारे शरीर के अंदर एक प्रतिरक्षा तंत्र होता है जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है और यही हमारे मन और मानसिक अवस्था पर, यह हमारे स्वास्थ्य पर असर डालती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारा स्वास्थ्य किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है। आनुवंशिक विकार यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर, ऐसा जैसे कि कोई भी ऐसी चीज़ जो, कोई ऐसा डिसऑर्डर, कोई ऐसा विकार जो बच्चा लेके जन्म लेता है और इसे ये वंशागत में मिलता है माँ बाप से। जैसे कि अगर माँ बाप को कोई बीमारी है, वो मान लो जेनेटिक बीमारी है, आनुवंशिक बीमारी है, और फिर वो माँ बाप से बच्चे में वंशानुगति चली आई हो, तो एक तो उससे हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होगा, और दूसरा है कोई संक्रमण हो जाए। फिर तीसरा है हमारी जीवन शैली, जिस तरह से हम रहते हैं, हम खाते हैं, पीते हैं। जैसे आजकल हमारी जीवन शैली बहुत ख़राब हो गई है, हम खाने पीने पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, एक्सरसाइज, व्यायाम कुछ भी नहीं रह गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी जीवन शैली जो है वो भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अगर हम अपनी जीवन शैली पे बहुत ध्यान दें, अच्छा हेल्दी खा रहे हैं, वो व्यायाम कर रहे हैं, तो उससे हमारा शरीर जो है स्वस्थ बना रहेगा। अगर हम कुछ भी खाने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हमेशा तला हुआ बाहर का खा रहे हैं, बिल्कुल व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तो उससे हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप की डिजीज़ होने लगती है। ठीक है, अब हम देखेंगे स्वास्थ्य है क्या। ठीक है, क्या हम ये मान सकते हैं कि अगर सिर्फ रोगों की अनुपस्थिति है, कोई व्यक्ति है उसके अंदर कोई रोग नहीं है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये हेल्दी है, स्वस्थ है? नहीं, सिर्फ रोगों की अनुपस्थिति को ही हम नहीं कह सकते कि ये स्वस्थ है। ठीक है, तो स्वास्थ्य क्या है? पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हेल्थ क्या है? पूरी तरह से फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबीइंग हो, पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, तो इसे हम स्वास्थ्य कहते हैं कि ये व्यक्ति स्वस्थ है। सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई है, किसी में कोई रोग नहीं है तो हम उसे कह सकते हैं स्वास्थ्य, नहीं। जब लोग स्वस्थ होते हैं तो काम में अधिक सक्षम होते हैं, उत्पादकता बढ़ती है, आर्थिक संपन्नता आती है, लोगों का
आयु काल बढ़ता है और शिशु तथा मातृ मृत्यु दर में कमी होती है। ठीक है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता और नियमित व्यायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। रोग और शरीर के विभिन्न प्रकारों पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता, संक्रामक रोगों के प्रति टीकाकरण जिसको बोलते हैं वैक्सीनेशन, अपशिष्टों वेस्ट का समुचित निपटान, रोग वाहकों वेक्टर्स का नियंत्रण और खाने पीने के संसाधनों का स्वच्छ रखरखाव अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अब हम देखेंगे कि ये चीज़ें हमारे हेल्थ पे कैसे प्रभाव डालती हैं, किस तरीके से हम ये चीज़ें करके अपने हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं। रोग जो होते हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है, संक्रामक रोग और असंक्रामक। ठीक है। अब हम देखेंगे क्या है संक्रामक रोग उन्हें कहते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से संचारित हो जा सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं संक्रामक रोग। जैसे कि जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी इजीली ट्रांसमिट हो जाते हैं, आसानी से संचारित हो जाते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल है, उदाहरण है एड्स है। ठीक है। वो संक्रामक रोग में आता है, जिसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से ट्रांसमिट हो सकता है। और असंक्रामक रोग जो आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं हो सकता, जैसे कि जिसका एग्जाम्पल आता है एड्स। असंक्रामक रोगों में ये जो कैंसर है ये एक बड़ा एग्जाम्पल है और ये मृत्यु का प्रमुख कारण है। असंक्रामक रोगों में कैंसर जो है मृत्यु का प्रमुख कारण है। और उसके बाद नशीले पदार्थ जो होते हैं, अल्कोहल का प्रयोग भी, कोई ड्रग ले रहा है, अल्कोहल भी है, तो ये भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अब हम देखेंगे मानव में सामान्य रोग कौन कौन से हैं। अनेकानेक जीव जिसमें जीवाणु, बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, विषाणु, वायरस, कवक जिसको फंजाई बोलते हैं, प्रोटोजोआन, कृमि, हेलमिंथ आदि शामिल है। ये मनुष्य में रोग पैदा करते हैं। और जो रोग कारक होते हैं, जिनकी वजह से रोग होता है, जो कैरी करते हैं, उनको बोलते हैं रोगजनक, यानी कि पैथोजन। इसलिए अधिकांश परजीवी यानी जो पैरासाइट होते हैं वो रोगजनक है। ये क्या करते हैं, ये किसी होस्ट के ऊपर रह के उसे नुकसान पहुंचाते हैं, परपोषी। यानी ये जो पैरासाइट होते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर रहते हैं, या बाहर रहें अंदर रहें, उसके बाद उसे नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो रोगजनक होते हैं हमारी शरीर में कई तरह से प्रवेश कर सकते हैं, नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से, ये कई तरह से प्रवेश कर सकते हैं। कुछ तो हमारे शरीर के अंदर रहते हैं और कुछ बाहर रहते हैं। उसके बाद ये हमें क्षति पहुंचाते हैं। और रोगजनक कैसे अपना काम करते हैं, वो पर जो भी हमारा वातावरण होता है, भीतरी वातावरण, उसके अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। ठीक है। अब जैसे कि कोई रोगजनक है, पैथोजन है, वो हमारे अंदर इंटर किया, हमारे आंतों में इंटर किया, उसके बाद वो अगर मान लो हमारे जीआईटी में, जो हमारा जहाँ से हम मान लो हम भोजन लिया, भोजन के साथ कोई रोगजनक हमारे अंदर पहुँच गया, तो उसके बाद हमारे शरीर का एक सामान्य तापमान है, और जो हमारा आमाशय स्टमक है उसका एक पीएच होता है, उसमें डिफरेंट एंजाइम होते हैं, उसके अनुसार वो अपने आप को ढाल लेता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कुछ जो हमारे अंदर सामान्य रोग होते हैं उनके बारे में अब हम देखेंगे। सैल्मोनेला टाइफी एक रोगजनक जीवाणु है, मीन्स बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफी, जिसकी वजह से टाइफाइड फीवर होता है। टाइफाइड फीवर जो कि एक तरह का बुखार है, ज्वर, जो कि सैल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है। अब ये कैसे फैलता है, इसमें क्या होता है कि जो संदूषित कंटामिनेटेड भोजन या पानी के द्वारा हमारे मुंह से होते हुए आमाशय में, फिर ये छोटी आंत में पहुंच जाता है।
और जब बैक्टीरिया छोटी आंत में पहुंच जाता है तो ये छोटी आंत में घुसकर वहां से रक्त में होते हुए अन्य अंगों में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हमें ज्वर आता है, बुखार, कमजोरी होती है, पेट में दर्द, कब्ज, सिर दर्द और भूख न लगना जैसी समस्या होती है। कभी कभी क्या होता है, अगर हमने इसका इलाज सही से नहीं किया, अब तो हम लोग को पहले जो जब एंटीबायोटिक वगैरह डेवलप नहीं हुई थी, दवाएं नहीं हुई थी, तो फिर ये चीज़ें पता ही नहीं चलती थी और ये चीज़ें बढ़ जाती थी, जिसकी वजह से मृत्यु तक हो जाती थी। आंतों में जो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ते थे तो आंतों में छेद हो जाता था, जिसकी वजह से मृत्यु भी हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हम लोग समय से दवाई लेना शुरू कर देते हैं। टाइफाइड ज्वर की जो होती है विडाल परीक्षण से होती है। विडाल परीक्षण कराते हैं हम। तो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि टाइफाइड फीवर किस बैक्टीरिया से होता है? सैल्मोनेला टाइफी नाम से, जो कि कैसे फैलता है? संदूषित भोजन और पानी द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है, वहां से संक्रमण हो जाता है। और इसकी पुष्टि जो होती है विडाल परीक्षण से होती है, विडाल टेस्ट से होती है। ये टाइफाइड कहाँ से शुरू हुआ, कैसे इसका नाम पड़ा? एक कुक थी, रसोइया, मैरी मेलान, जिसका नाम है टाइफाइड मैरी। ठीक है, वो खाना बनाती थी, तो वो कई सालों तक कैरियर वाहक के रूप में टाइफाइड को फैलाती रही। फिर उन्हीं के नाम से टाइफाइड फीवर का नाम पड़ा। अब हमारे पास जो अगली डिजीज है, अगली बीमारी है, वो है न्यूमोनिया। तो ये होता है वायरस की वजह से, जीवाणु से। इसके वायरस है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये जो हमारा है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जैसे जीवाणु जो होते हैं वो न्यूमोनिया कॉज करते हैं। न्यूमोनिया जिसकी वजह से होता है। ये जो हमारा लंग्स होता है, हमारे जो फेफड़े होते हैं, उनके अंदर एल्वियोलाई होती है, वायु कोष्ठ ऐसे। तो इस एल्वियोलाई के अंदर इसमें हम जब सांस लेते हैं तो इसमें एयर भरती है, इस एयर का एक्सचेंज होता है। लेकिन जब अगर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का जब इन्फेक्शन हो जाता है तो इसके अंदर एक तरल पदार्थ भर जाता है। इस वायु कोष्ठ के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर तरल पदार्थ भर जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में गंभीर समस्या होती है। सांस नहीं ले पाते, सांस लेने में तकलीफ पैदा होती है और इसके बाद इससे फीवर आ जाता है, ज्वर, ठिठुरन, खांसी, सर दर्द, ये सब जो है वो निमोनिया के लक्षण हैं। और जिसकी वजह से हम जानते हैं कि जो हमारी जब हम सांस लेते हैं उसमें हम उसी से हमारे शरीर में जो पूरे शरीर में हमारे ऑक्सीजन पहुंचता है रक्त के द्वारा। तो जब अगर हम पूरी तरह से सही से सांस नहीं ले पाएंगे तो जो ऑक्सीजन का भी पूरा हमारे ऑक्सीजन हमारे शरीर में नहीं फैल पाता, जिसकी वजह से जो हमारे हाथ की उंगलियों के नाखून होते हैं और होंठ ये होते हैं, ये नीले रंग के दिखाई देने लगते हैं। और इसका संक्रमण कैसे होता है? ये जैसे मान लो हमने सांस लिया या छींका या गिलास या झूठे गिलास या बर्तन इस्तेमाल कर लिए तो एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये फैल जाता है। कुछ और बैक्टीरियल जो डिजीज़ हैं, जीवाणु रोग, वो है अतिसार, पेचिस, डायसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया। बहुत सारे विषाणु भी होते हैं यानी वायरसेस जो कि रोग का कारक होते हैं, जिसमें एक है राइनो वायरस। राइनो वायरस जो कि सामान्य जुकाम फैलाता है। ये नाक और श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है लेकिन फेफड़ों को नहीं। फेफड़े को कौन संक्रमित कर रहा था, हमने जो पढ़ा है अभी, निमोनिया। ये जो है राइनो वायरस सामान्य जुकाम जिससे होता है वो कहाँ होता है? श्वसन पथ को, नाक और श्वसन पथ को। इसमें क्या होता है? नासीय संकुलता, नेजल कंजेशन हो जाता है, असराव, कंठदा, फटी आवाज, खांसी, सिर दर्द, थकावट। ठीक है, हमको सबको कॉमन कोल्ड हो चुका है जुकाम, जिसमें हम जानते हैं कि क्या क्या होता है। नाक बंद हो जाती है, आवाज फटी फटी सी निकलती है, खांसी आती है और सिर दर्द और थकावट रहता है, जो कि प्रायः 3 से 7 दिन रहता है। ये भी जो है ये भी छींकने से, खांसने से ये सब फैलता है। यह चीज़ हमने खांसा या छींका, अपने हाथ से उसको रोक लिया, फिर हाथ से कहीं कुछ टच कर दिया, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस है तो ये भी तो ऐसे ही फैल रहा है। तो आज अभी कोई पूछे कि वायरस का एग्जाम्पल दो जो कि संक्रामक रोग का, तो हम कह सकते हैं कोरोना वायरस।
ठीक है। कुछ प्रोटोजोआ भी होते हैं जिसकी वजह से रोग होता है, जैसे कि मलेरिया। मलेरिया किसकी वजह से है? प्लाज्मोडियम की वजह से। ठीक है, जिसमें अलग अलग जातियां हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ये अलग अलग टाइप हैं। और जिसमें सबसे घातक जो है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। सबसे घातक मलेरिया का टाइप कौन सा है? प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी? बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ देखी, जिसमें हमारा क्या क्या था? जिसमें हमारा था टाइफाइड और निमोनिया, जो कि बैक्टीरिया से हो रहा था। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम सबसे घातक है। प्लाज्मोडियम से क्या कौन सी डिजीज़ हो रही है? कौन सी बीमारी? मलेरिया। ठीक है, अब हम देखेंगे इस प्लाज्मोडियम का एक जीवन चक्र होता है, एक साइकिल होता है। ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे इसका हमें डायग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले क्या होता है, और ये होता है एनाफिलीज से। एनाफिलीज जो होती है, मादा मच्छर एक होता है एनाफिलीज, जिसकी वजह से प्लाज्मोडियम जो कैरी करता है, ये कि वाहक होता है, और उसके बाद फिर प्लाज्मोडियम जो होता है शरीर के अंदर घुस जाता है, और फिर जिसकी वजह से ये मलेरिया का संक्रमण होता है। अब हम देखेंगे कैसे हो रहा है इसका जीवन चक्र। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र इम्पॉर्टेंट है, हम देखेंगे कैसे हो रहा है ये। जब कोई, ये हम यहाँ से देखेंगे कि कोई संक्रामक एनाफिलीज मॉस्किटो है, ये मादा एनाफिलीज है, ये इसने किसी मनुष्य को काटा। ठीक है, तो जो इसके जीवाणुज है वो मनुष्य के शरीर में चले गए, इंटर कर जाते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं यकृत के अंदर। यकृत में होता है लीवर के अंदर चले जाते हैं। फिर लीवर के अंदर जाकर ये जो हमारे शरीर में कणिकाएं होती, वहाँ लीवर में जब ये जाते हैं तो लीवर में जाके ये अलैंगिक रूप से जनन करते हैं और वहाँ की कोशिका को फोड़ देते हैं और फिर रक्त में आ जाते हैं। ये देखिए, ये देखिए यहाँ से ये इंटर किए, उसके बाद फिर ये यहाँ पे ये रक्त में निकल गए, लीवर में जाके अलैंगिक रूप से जनन इन्होंने किया, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर ये वहाँ लाल रुधिर कणिकाओं में जनन करते हैं। जो हमारे शरीर में, जो हमारे ब्लड में लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, उसमें ये एसेक्सुअल रूप से प्रोडक्शन करते हैं, फिर उनमें ये घुस जाते हैं। और इस तरह से जब उनमें घुस जाते हैं तो वहाँ पे हमें ये जो फीवर आने लगता है ये मलेरिया का, वो इसी स्टेज में होता है जब ये लाल रक्त कोशिकाओं में घुस जाते हैं। फिर वहाँ पे इनका लैंगिक रूप से यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें नर और मादा में बदल जाते हैं। देखिए नर और मादा अलग अलग हो गए, यहाँ पे नर और मादा में अलग हो गए। फिर मान लीजिए किसी मच्छर ने उस व्यक्ति को काटा। जब मच्छर काटता है तो वो लार में चले जाते हैं मच्छर के। सबसे पहले मच्छर ने उसको, जब मच्छर शक करता है, उसी के साथ ये जो युग्मक जनक होते हैं ये चले जाते हैं मादा मच्छर के अंदर, और फिर वहाँ से ये उनकी लार ग्रंथि में चले जाते हैं, और लार ग्रंथि से ये वहाँ पे जीवाणु, इनकी जो परिपक्व ये यहाँ संक्रमक की अवस्था होती है उसमें बदल के लार में रहते हैं। और जब कोई अगला, जो अगर किसी को हुआ है इन्फेक्शन, संक्रमक है, उसको फिर से किसी मच्छर ने काटा तो ये अगले को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से हम ये साइकिल देखते हैं। एनाफिलीज मादा जो है उसने किसी संक्रमित व्यक्ति को काटा, फिर उसके बाद ये जो होते हैं, ये संक्रमण जो होता है वो परजीवी जो जीवाणुज रहते हैं, जीवाणु चले जाते हैं यकृत में। यकृत से ये जाते हैं लाल रक्त कणिकाओं में। पहले यकृत में इनका होता है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर ये जाते हैं लाल रक्त, जो लाल रक्त की रुधिर कणिकाएं होती हैं, लाल रुधिर कोशिका, उसमें चले जाते हैं। वहाँ पे इनका होता है लैंगिक जनन, जिसमें नर और मादा में बदल जाते हैं, जिसको हम कहते हैं युग्मक जनक।
युग्मक जनक, फिर वहाँ से ये युग्मक जनक, जब युग्मक जनक जो होते हैं वो किसी मच्छर ने काटा, युग्मक जनक लार में चले जाते हैं और किसी दूसरे, फिर एनाफिलीज मादा की लार में रहते हैं और फिर वहाँ से किसी दूसरे व्यक्ति को ये प्रभावित कर देते हैं काट के। ये था हमारा प्लाज्मोडियम का साइकिल। अब हम देखेंगे कि अगली अपनी डिजीज जो कि होती है अमीबियासिस, जो कि होती है प्रोटोजोआ से एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ये आंत को प्रभावित करती है, जिसकी वजह से कब्ज, उदरीय पीड़ा, ऐंठन ये सब होता है। ये इसका शारीरिक वाहक क्या है? घरेलू मक्खी। मलेरिया का वाहक कौन क्या था? एनाफिलीज मॉस्किटो। इसका है घरेलू मक्खी। ये कैसे होता है? मल से खाद्य और खाद्य पदार्थों तक ले जाकर उन्हें संदूषित कर देती है, जैसे कि अभी हमने टाइफाइड के बारे में पढ़ा था। अब हम देखेंगे कुछ कृमि जो रोग को उत्पन्न करते हैं, रोगजनक हैं। सामान्य गोल्ड कृमि, एस्केरियासिस, फाइलेरिया कृमि, वाउचेरिया, जिसकी वजह से क्या क्या होता है? आंतरिक रक्तस्राव हो जाता है, पेशीय पीड़ा, ज्वर, अरक्तता और आंत्र का अवरोध इसके लक्षण हैं। इसमें क्या होता है कि परजीवी के जो अंडे होते हैं वो मल के साथ बाहर निकलते हैं और मिट्टी, जल, पौधों को संदूषित कर देते हैं। फिर उसके बाद ये संक्रमण पानी, शाक सब्जियों, फलों आदि के सेवन से हो जाता है। वाउचेरिया, बैंक्राफ्टी और मैलाई, ये जो है फाइलेरिया के कृमि हैं। फाइलेरिया के बारे में हम लोगों ने सुना होगा, सबको पता होगा। ये देखिए फाइलेरियासिस, यहाँ पे हमारे पास इमेज बनी है, सॉरी इस पे इमेज नहीं दी हुई है। तो फाइलेरिया के बारे में हमने सुना होगा। इसमें क्या होता है कि जो लसिका वाहिकी होती है इसमें शोथ पैदा हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हाथी पांव, ये जब ये जो हमारा लसिका तंत्र होता है काम नहीं कर पाता, इसमें अवरोध पैदा हो जाता है, जिससे ये हाथी पांव और फाइलेरियासिस जिसको कहते हैं। और जो हमारे जननिक अंग होते हैं ये भी इस रोग से प्रभावित हो जाते हैं, जिसकी वजह से भारी विरूपताएं आ जाती है। ये भी मादा मच्छर से फैलते हैं। फिर है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटान। ये जो होते हैं ये सब कवक जो होते हैं दाद के लिए उत्तरदायी हैं। कवक मीन्स फंजाई। ये भी संक्रामक रोग हैं, बहुत ही सामान्य हैं। ये त्वचा पे, नाखून पे, शिरोवल्क, स्कैल्प जो होता है सर का, और कोई शल्कीय विक्षतियाँ, स्कैली लीजन, ये सब इसके लक्षण हैं, ठीक है। इसमें खुजली होती है, हमने देखा होगा दाद, खाज सभी लोग जानते होंगे। ये सब किससे होता है? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटान, एपिडर्मोफाइटान, ये सब की वजह से होता है। दांत, खाज, खुजली सबको पता होगा। तो ये कैसे फैलता है? संक्रमित व्यक्ति के जो, अगर हम लोग तौलिया, कपड़े, कंघी का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपने कंघी, कपड़े और तौलिया किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो स्किन के रोग होते हैं, त्वचा के रोग होते हैं, ये सब चीज़ों से एक से दूसरे में संक्रमण फैलाते हैं, ठीक है। अब ये सबसे बचने के लिए साफ सफाई जो है बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारी डिजीज़ जो होता है पानी के द्वारा हो जाती है, टाइफाइड, जो अमीबता है, एस्केरिता है, इसलिए हमें जो हमेशा पानी है, अपना खाना है, ये सब को संक्रमण से बचाना चाहिए। हमेशा ढक के रखना चाहिए, पानी हमेशा उबाल के पीना चाहिए, या फिर आप मतलब उसको ऐसा कभी खुले में नहीं रखना चाहिए कि मक्खी, मच्छर ये सब उससे पहुंच सके। और आसपास मच्छर को इकट्ठे होने के लिए से पानी होता है, गंदा पानी इकट्ठा होता है, उसमें मच्छर उत्पन्न होते हैं। तो ये सब का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम संक्रामक रोगों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और फिर इन सब चीज़ों के लिए वैक्सीन का इस्तेमाल होने लगा है। वैक्सीन के इस्तेमाल से कौन कौन सी डिजीज़ से हम बच सकते हैं? देखिए, पोलियो है, डिप्थीरिया है, न्यूमोनिया है, टिटनस है, ये सब चीज़ों के लिए वैक्सीन उत्पन्न हो चुकी है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्रतिरक्षा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रतिरक्षा क्या है ये पढ़ेंगे, इम्यूनिटी।
थैंक यू।